कन्यादान। ससुराल जाने से रिया ने क्यों मना कर दिया? रिया की माँ आज दिल्ली से रामनाथ जी का फ़ोन आया था। उन्होंने रिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का बताया है। दयाशंकर जी ने चहकते हुए कहा। सरिता जी रसोई से बाहर निकलकर आई और उत्सुकता से पूछा, क्या करता है लड़का? कैसा है देखने में? नाम क्या है? सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगी? अरे सांस तो ले लो ज़रा। दयाशंकर जी ने हंसते हुए कहा, लड़का तो इंजीनियर है और नाम है अविनाश। बस मुझे एक चीज़ की चिंता है कि हम इतना दहेज कैसे दे पाएंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए कैश बोले हैं। सरिता जी ने कहा कि पहले लड़का देख लें, कुंडली मिला लें, फिर देखते हैं आखिर हमारी गुड़िया रिया से बढ़कर कुछ है क्या। कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लेंगे। वैसे भी मेरे पास थोड़े जेवर पड़े हैं। मैं इस बुढ़ापे में अब क्या करूँगी? उनका और जो आपने एफडी करा रखी थी हम दोनों के नाम से, उसे भी तुड़वा देंगे। बस हमारी गुड़िया खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। जब रिया शाम को कॉलेज से लौटकर आई तब उसके छोटे भाई ने उसे सारी बात बताई। रिया अपने पापा के पास गई और गुस्साते हुए बोली कि मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ जो आप मुझे पराए घर भेज रहे हो? दयाशंकर जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा सोचना भी मत। बेटी तो पराई होकर भी पराई नहीं होती। एक बेटी ही तो है जिसकी याद माँ बाप के मरते दम तक उनके साथ रहती है। बेटे तो भाग्य से होते हैं, पर बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। रिया अपने पापा के गले लग गई और बोली, बस अब रहने दीजिए, मुझे रुलाएंगे क्या? इसी तरह कुछ महीने बीत गए। रिया का बीटेक भी कंप्लीट हो गया। अविनाश अपने घर वालों के साथ रिया को देखने उसके घर गया। सभी को रिया बहुत पसंद आई। रिया और रिया के माता पिता को भी अविनाश अच्छा और सुलझा हुआ लगा। शादी की बात पक्की हो गई। शादी की डेट 6 महीने बाद की निकली। रिया के माता पिता और भाई दिन रात शादी की योजना बनाते रहते। जैसे तैसे करके दहेज की रकम भी जुटा ली गई थी, पर ये तो रिया ही जानती थी कि इस रकम को जुटाने के पीछे उसके घर वालों ने अपने कितने सपने कुर्बान किए हैं। रिया इस शादी से खुश तो थी, पर कहीं ना कहीं दहेज वाली बात उसके मन में चुभ रही थी। वो अनमने मन से अपने पापा के पास गई और बोली, पापा ये दहेज क्यों मांगते हैं लोग? क्या बेटी होना कोई अभिशाप है? एक तरफ तो लड़की अपने सारे रिश्ते नाते, अपनी सारी यादों को दिल में समेटकर अपने पिता के घर को छोड़कर किसी अनजान घर में अनजान लोगों के बीच जाती है, उस पर भी ऊपर से ये दहेज। पापा मुझे समाज के इस प्रथा से तो शिकायत है ही, मुझे आपसे भी एक शिकायत है। दयाशंकर जी थोड़ा ठहरे, फिर बोले, क्या हुआ गुड़िया? मुझसे क्या शिकायत है? रिया ने कहा, जब मैं छोटी थी और खेल खेल में कहीं छिप जाती थी, तब तो आप ज़मीन आसमान एक कर देते थे, और आज आप मुझे किसी अनजान के हाथों में सौंप रहे हैं।
पापा, आपको याद है जब मैं एक बार आंगन में आपके साथ खेल रही थी, तब मैंने आंगन में लगे हुए एक पेड़ को देखकर कहा था कि पापा, इसे यहाँ से हटाकर अपने बगीचे में लगा लेते हैं। तब आपने कहा था कि बेटी, ये 4 साल पुराना पेड़ है, इसका नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। आज मैं आपसे पूछती हूँ, एक पौधा और भी तो है आपके आंगन का जो 22 साल पुराना है, क्या वो नई जगह ढल पाएगा? दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ गए, उनका गला रौंद गया। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, बेटी, जब तुमने मुझसे एक चिड़िया को देखकर कहा था कि पापा, मुझे भी पंख चाहिए, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, तब मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तो बिना पंखों के एक दिन उड़कर परदेश चली जाओगी। बेटी, यही जीवन का सत्य है। माँ बाप चाहकर भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, और बेटी, यह शक्ति सिर्फ एक औरत में ही होती है जो खुद को नए माहौल में ढाल सकती है, अनजाने लोगों को भी अपना बना सकती है, ताउम्र उनके लिए जीती है। एक माँ, एक बहन और एक पत्नी बनकर वो बेटियां ही तो होती हैं जिनके हाथों में अपने दोनों घरों की लाज होती है। यह कहते हुए दयाशंकर जी रो पड़े और उन्होंने रिया को अपने गले से लगा लिया। शादी का दिन आ चुका था। दरवाजे पर बारात खड़ी थी। सब बारातियों की आओ भगत में लगे हुए थे। रिया शादी के लाल जोड़े में तैयार अपने कमरे में बैठी थी। वो अपने बचपन के खिलौनों को देख रही थी। तभी रिया के पापा ने आकर उससे कहा, चलो गुड़िया, जयमाल का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। पर रिया के हाथों में उसके बचपन की गुड़िया देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, गुड़िया, तुम्हें पता है, मुझ में और तुम में एक चीज़ कॉमन है। रिया ने कहा, कौन सी? उसके पापा ने कहा कि तुम्हें अपनी गुड़िया से बहुत प्यार है और मुझे अपनी गुड़िया से। रिया अपने पापा के गले लग गई। तभी दयाशंकर जी ने कहा, चलो गुड़िया, देर हो रही है। फिर वो दोनों नीचे आ गए। धीरे धीरे करके सारी रस्में पूरी हो गई। अब रस्मों का सबसे कठोर समय आया, कन्यादान का समय, जिससे हर माता पिता को डर लगता है। जब पंडित ने उन्हें कन्यादान के लिए बुलाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके जिस्म से उनकी जान मांग रहा हो। वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि जिस नन्ही सी गुड़िया को अपने हाथों में खिलाया, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज कन्यादान करते समय उसी गुड़िया से अपना हाथ छुड़ाना पड़ेगा। पर रस्में तो निभानी ही पड़ती है ना। यह सोचकर वो आगे बढ़े। रिया के माता पिता जब कन्यादान के लिए आए तब रिया अपने माता पिता को देखकर सोचने लगी कि इन्हें अपने आंसुओं से कितना लड़ना पड़ा होगा। जब कन्यादान पूरा होने के बाद माता पिता अपना हाथ हटाने लगे तब रिया बहुत रोने लगी और बोली, पापा, क्या आज से आपने सचमुच मुझको छोड़ दिया? रिया की बातें सुनकर दयाशंकर जी से रहा नहीं गया और वो बदहवास रोने लगे। उस समय तो क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले, सभी की आंखों में ही आंसू थे।
सरिता जी ने दया शंकर जी को संभाला और उन्हें वहाँ से ले गई। सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब आया सबसे कठिन पल, विदाई का। रिया सबसे लिपटकर बहुत रो रही थी। आखिरकार उसके बचपन की यादों का घरौंदा जो छूट रहा था। रिया ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कोने में खड़ा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसे चुप करने वाला भी कोई नहीं था। रिया अपने भाई के पास जाकर उसे चुप करने लगी और बोली, तुम कहते थे ना कि मैं जब चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। लो अब मैं जा रही हूँ। उसका भाई रिया से चिपक कर बोला, नहीं दीदी मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। सबसे मिलने के बाद रिया अपने पिता के पास गई। उसके पिता यहाँ वहाँ मुंह घुमा रहे थे। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। रिया उनसे चिपटकर बहुत रोई। सहसा उनको भी रुलाई छूट गई और वह भी मेरी गुड़िया कहकर बहुत रोए। उसके बाद वो रिया को गाड़ी में बैठने के लिए ले जा रहे थे। रिया सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई। वही पास में उसका पति अविनाश अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसके दोस्तों ने कहा, अविनाश यार सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ भैया, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहकर वो खूब ठहाके लगाकर हंसने लगा। रिया ये सब सुन रही थी, पर उसे विश्वास था कि अविनाश इन सब को समझाएगा। लेकिन अचानक उसके कानों में अविनाश की आवाज़ पड़ी। वो कह रहा था, अरे हम लोग रास्ते में जब रुकेंगे तब तुम लोगों को जो खाना है खा लेना। मुझे भी ये खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियां तक गरम नहीं थी। अब तक तो रिया सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब उसने अपने होने वाले पति के मुंह से यह शब्द सुना तो जो रिया गाड़ी में बैठने जा रही थी वो वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। उसने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, पापा मैं इनके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब उसके नज़दीक आ गए। रिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी रिया के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर रिया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ? क्यों तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश भी हक्का बक्का रह गया। उसने रिया के पास आकर कहा कि अब तक तो सही था, अब तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि तुम ससुराल जाने को मना कर रही हो? रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। रिया ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पापा ने अपने सपनों को मारकर हम दोनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक पिता के लिए एक बेटी क्या मायने रखती है।
हो सकता है आप ये ना समझ सके क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। रिया रोते हुए बोली जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मेरे पापा पिछले 6 महीने से रात को 2 से 3 तक शादी की तैयारियों की योजना बनाते रहते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा, पूरी शादी भर वो सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े थे, जैसे एक बेटी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया हो। बाबूजी, ज़रा सोचिए कि वो चीज़ जो आपको पसंद है अगर आपसे कोई मांग ले तो आप हिचकिचाने लग जाएंगे, पर एक पिता का जिगर तो देखिए जो अपने जिगर का टुकड़ा सौंप देते हैं। जिस दहेज को मांगने में लोगों को कुछ मिनट ही लगते हैं, उसी रकम को जुटाने के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है। मेरे पति को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। पर क्या इनको पता है कि यह सिर्फ खाना नहीं है, यह किसी पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। बेटी की शादी में बनने वाले पकवान में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है। उन्हें पकने में सालों लगते हैं, पर इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने की समान है। रिया हाँफ रही थी। रिया के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। रिया ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। आपने तो दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। वो लगातार रोती जा रही थी। तभी रिया के ससुर ने आगे आकर रिया के आंसू पोंछे और कहा, वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि हर बेटी के भाग्य में तो पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में तुम्हारे जैसी बेटी नहीं होती। बेटा तो तब तक अपना होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, लेकिन बेटियां तो मरते दम तक साथ निभाती हैं। अब मैंने जाना कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी, क्योंकि मेरे नसीब में तो तेरे जैसी बेटी थी। रिया के ससुर ने रिया का हाथ पकड़कर बोला, बेटी, मेरे बच्चों को माफ़ कर दे और मुझे मेरी बेटी लौटा दे। तुझे लिए बगैर मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रिया अपने ससुर को रोते देखकर उनके गले लग गई और बोली, नहीं पिताजी, आप मत रोइए। रिया के ससुर ने कहा, पिताजी नहीं बेटी, पापा। अविनाश ने भी आकर दया शंकर जी से माफ़ी मांगी। दया शंकर जी ने उसे गले लगा लिया। दया शंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। रिया अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वो आंगन जिसमें कल तक वो चहकती रहती थी। आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। अब वो किसी दूसरे देश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। विदाई के समय एक लड़की इसीलिए नहीं रोती कि वो अपने माँ बाप से दूर जा रही है।
बल्कि वो इसलिए रोती है कि उसके माँ बाप उसके बिना अकेले रह जाएंगे। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपकी इस कहानी पर क्या राय है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।